गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग गॉस के प्रमेय पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कुछ गॉस के प्रमेय पर आधारित सवाल हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन जैसे है इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। आखिर में घन की प्रत्येक सतह से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो कुछ इस तरह से अगर हम मान ले रहे हैं कि ये हमारी एक घन है, घनाकार आकृति है, कुछ इस तरह से ये घन है, ये हमने घन बना लिया। कुछ इस तरह से घन का मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक, इसके केंद्र पर यहाँ पर हम मान ले रहे हैं, यहाँ पर हमने एक आवेश रख दिया Q। इस Q की वैल्यू कितनी बताई जा रही है? इसकी Q की वैल्यू बताई जा रही है 17.7 पिको कूलम। ठीक है, पिको कूलम। आपको ये ध्यान रखना है कि ये पिको कूलम जो है आवेश का छोटा मात्रक है। जैसे माइक्रो कूलम होता है, याद रखना इनको, माइक्रो कूलम, ठीक है। फिर नैनो कूलम और फिर पिको कूलम आता है, पिको कूलम। अगर नैनो कूलम आए तो 10⁻⁻6 कूलम होता है, नैनो कूलम आए तो 10⁻⁹ कूलम होता है, पिको कूलम आए तो 10⁻12 कूलम होता है। इस डाटा को आपको याद रखना है। अक्सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अक्सर ये पार्ट पूछ लिया जाता है। माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम, नैनो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलम। नैनो, इसमें 9 का कुछ बोध होता है, इस तरह से हम गेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। नैनो मतलब 9, कुछ इस तरह से। तो नैनो कूलम मतलब 10⁻⁻9 कूलम, पिको मतलब 10⁻12 कूलम। सब में -3 का अंतर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन में कितना कूलम आवेश दिया हुआ है? Q बराबर दिया है 17.7 पिको कूलम। तो पिको कूलम को जब हम कूलम में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे? 17.17 × 10⁻12 कूलम। कितना लिखेंगे? 17.7 कूलम को हम जब पिको कूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो कितना लिखा जाएगा? 17.7 × 10⁻12 कूलम। तो कुछ इस तरह से इतना आवेश इस घन की भुजा के केंद्र पर रखा है। अब जब घन की भुजा के केंद्र पर रखा है तो हमें क्या ज्ञात करना है? घन की प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन की प्रत्येक सतह से। तो पहले हम ये पता लगाएंगे आखिर में संपूर्ण घन से कितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजर रहा है। तो संपूर्ण घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर इसको हम एक गॉसियन पृष्ठ मान लें तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है? गॉस का प्रमेय कहता है किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब क्या? किसी काल्पनिक बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश, अगर मान लीजिए उस पृष्ठ के अंदर Q आवेश रखा है, उस पृष्ठ का 1/ε0 गुना, मतलब Q/ε0। ये हमारा गॉस का प्रमेय। तो फाई Q/ε0। तो आखिर में इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर क्या चार्ज रखा है? देखने वाली बात है। हाँ, यहाँ रखा है 17.7 पिको कूलम। 17.7 पिको कूलम को हम क्या ले सकते हैं? 17.7 × 10⁻12 कूलम, कुछ इस तरह से, -12 कूलम। साथ में ε0 की वैल्यू कितनी होती है? ε0 की हमारी वैल्यू होती है ε0 की 8.85 × 10⁻12। ठीक है, हमें मात्रक भी बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि जब तक हम मात्रक नहीं याद रखेंगे तब तक हमारा एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जैसा इसका मात्रक अगर आपको ε0 का निकालना है तो F = हमारा क्या होता है? 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। ये कूलम का फार्मूला है। इस फार्मूले से हम मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम इस सवाल को हल कर लेंगे, तब मात्रक वहाँ निकाल लेंगे। फाई
यहाँ पर आप थोड़ा सा आप इसको शॉर्ट करके इसको नोट कर लीजिए। तो हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा फिगर। कितना आ जाएगा, फाइव इक्वल टू 17.7 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी बताई गई थी, 8.85 10⁻12। इस तरह से -12 कैंसिल हो जाएगा, तो 17.7/8.85। यहाँ कितने अंक का डेसिमल है, 2। यहाँ कितने अंक का डेसिमल है, 1। तो जब डेसिमल कभी भी हटता है तो 0 बढ़ता है, अगर नीचे डेसिमल हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा, अगर ऊपर डेसिमल हटेगा तो नीचे। तो यहाँ पॉइंट 2 अंक का डेसिमल है तो हटा है यहाँ 1 अंक का, इसका मतलब यहाँ पर नीचे 1 अंक का डेसिमल ज्यादा है तो ऊपर 1 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से वैल्यू हो जाएगी 1770/885। तो 1770 में अगर 8 से हम 85 से डिवाइड करें 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा वैल्यू फ्लक्स कितना निकल आएगा, फाई बराबर 2, ठीक है, न्यूटन, ठीक है, हमारा कितना निकल आएगा, फाई बराबर 2 न्यूटन पर कूलम। कितना निकल आएगा, 2 न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर पर कूलम। कितना हमारा टोटल वैल्यू फ्लक्स निकल आएगा, 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना हमारा क्या है, उस घन से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैल्यू फ्लक्स है। लेकिन हमें निकालना है क्या है, घन की प्रत्येक सतह से, घन की प्रत्येक सतह से। तो चूंकि घन में कितनी सतह होती है, घन में कुल कितनी सतह होती है, कुल सतह की संख्या 6 होती है। घन में कुल सतह की संख्या 6 होती है। तो अगर संपूर्ण घन से 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का वैल्यू फ्लक्स निकलना है तो प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला, प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला, प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम क्या लिख सकते हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स बटे कुल सतह। इस तरह से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2। तो प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो घन की प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम पीछे छोड़ चुके हैं कि किस तरह से हम एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालेंगे। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो हम आगे एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू थोड़ी सी उसका यूनिट निकाल दें, ठीक है। ठीक है, स्क्रीन कर दे रहे हैं यहाँ पर हम इस तरह से। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम के नियम से Q1 Q2 अपॉन r²। हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रा, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है, तो कुछ इस तरह से निकालेंगे। यहाँ F क्या है, बल है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। 1/4 पाई, 4 पाई इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, इससे हम एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। Q1 Q2 क्या है, Q1 आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, कूलम इंटू कूलम, 2 बार है क्योंकि Q1 Q2 बटे r² की जगह क्या ले सकते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, न्यूटन इधर चला जाएगा, तो कितना जाएगा, कूलम स्क्वायर, कूलम क्योंकि 2 बार है तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन की जगह एप्सिलॉन नॉट, न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का ये मात्रक निकला है, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि Q बराबर IT होता है, Q बराबर सेंस Q बराबर IT। तो अगर हम Q का मात्रक कूलम लिखें तो इधर I का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। I का मात्रक क्या होता है, धारा। I यहाँ पर क्या, धारा का मात्रक एम्पियर। T क्या है, हमारा समय है। तो हम कूलम को कुछ इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी कि हमारा एक और मात्रक निकल सकता है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम की जगह अगर हम एम्पियर रख दें, एम्पियर इंटू सेकेंड रख दें, समय रख दें, समय का मतलब सॉरी सेकेंड होता है, एम्पियर की जगह एम्पियर इंटू सेकेंड रख दें तो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड का स्क्वायर अपॉन न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा एक मात्रक और भी आ जाएगा,
एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर बटा न्यूटन डेसीमीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का हमारा एक मात्रक ये भी है, उसको आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपसे मात्रक पूछा जाए साइन मात्रक तो आप या तो कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन डेसीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं या एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन न्यूटन डेसीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, एक बात और, इसका एग्जाम में बीमीएस सूत्र भी पूछा जाता है। उसको बीमीएस सूत्र कैसे निकालेंगे इसको आप नोट कर लीजिए। तो बीमीएस सूत्र भी हम निकालना बता दे रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम इरेज कर दें थोड़ा सा ऊपर। इसका हम बीमीएस सूत्र निकाल रहे हैं, किसका? एप्सिलॉन नॉट का बीमीएस सूत्र कुछ इस तरह से निकाला जाएगा। एम्पियर का बीमीएस सूत्र तो एम्पिए होगा। सेकेंड का बीमीएस सूत्र हम क्या ले सकते हैं? सेकेंड का बीमीएस सूत्र हम ले सकते हैं। फिर आगे मीटर का बीमीएस सूत्र हमारा एल हो जाएगा। और न्यूटन बल का बीमीएस सूत्र क्या होता है? MLT माइनस 2। MLT फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, उनका बीमीएस सूत्र MLT माइनस 2। तो ये सब अगर हम बीमीएस सूत्र इसमें यूज कर लें तो कितना निकल आएगा? एप्सिलॉन नॉट का बीमीएस सूत्र हो जाएगा A का स्क्वायर अपॉन T का स्क्वायर अपॉन न्यूटन की जगह MLT माइनस 2 इंटू मीटर की जगह L का स्क्वायर। ठीक है, कुछ और इस तरह से भी हल किया जा सकता है। A का स्क्वायर अपॉन T का स्क्वायर अपॉन ML क्यूब T की पावर माइनस 2, यानी कि अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो M की पावर माइनस 1, L की पावर माइनस 3, T की पावर माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो T की पावर प्लस 4 हो जाएगी। जैसे देखिए माइनस 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, T की पावर माइनस 2 पर जाएगा और ऑलरेडी प्लस 2 है तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 A स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा एप्सिलॉन नॉट का ये हमारा बीमीएस सूत्र निकल आया और ये हमारा नीचे मात्रक निकला हुआ था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में ये अक्सर पूछा जा सकता है। इसको हम याद नहीं कर सकते हैं, एग्जाम में भी इसी तरह आपको निकालना है ताकि इजीली आपको नंबर मिल जाए, क्योंकि अगर आप इसमें एक पावर भूल जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह हम नए क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नया क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि हम नया क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5I + 10J न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2 J कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। यहाँ पर I और J क्या है याद रखना। I और J हमारा x अक्ष और y अक्ष की दिशा में एक अंक सदिश है, आपको ध्यान रखना है। हमारे 3D फिगर में x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। x अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश आता है उसे हम i कैप कहते हैं। x अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है उसे हम i कैप से डिनोट करते हैं। y अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम j कैप से डिनोट करते हैं और z अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है हम x से डिनोट करते हैं, k कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक बात और, क्योंकि सदिश गुणन दो प्रकार के होते हैं, एक सदिश गुणनफल, एक अदिश गुणनफल। ठीक, अदिश गुणनफल में क्या होता है? अगर हम ए को बी से डॉट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ठीक, अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और इसमें अगर हम आई को आई के साथ गुणा करें या जे को जे के साथ गुणा करें या के को के के साथ गुणा करें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जबकि अगर हम आई को जे के साथ, जे को के के साथ और के को आई के साथ गुणा करें तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में बताया जाए क्यों और कैसे, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी आपको जगह जगह डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जब आएगा तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? इतना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू 5I कैप प्लस 10J कैप है। जबकि जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर कितना है? क्षेत्रफल वेक्टर DA कैप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 0.2J कैप कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पर E और A हमें पता है, हमें निकालना क्या? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। जब कभी आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो ई और डी ए के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ई की वैल्यू कितनी है 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, डॉट डी ए की वैल्यू कितनी है 0 जे कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे गुणा करते हैं? डॉट प्रोडक्ट का रूल यह है कि आई के गुणांक को आई से, जे के गुणांक को हम जे से और के गुणांक को हम के से गुणा करते हैं। मतलब यहाँ तो जे का गुणांक, यहाँ पर जे का गुणांक है, आई का नहीं है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 आई का। इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम ऊपर लिख सकें। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे गुणा किया जाता है इसको एक बार हम जरा रिविजन करा दे रहे हैं। जैसे कहीं ए वेक्टर की वैल्यू I1 कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप दी हुई है और वेक्टर बी की वैल्यू B1 I कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप है। ये मान लीजिए दो वेक्टर है, दोनों के बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट कहा जा रहा है, ए डॉट बी निकालिए। अब दोनों के बीच में ए और बी के बीच में आपको क्या कहा जा रहा है? डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। अदिश गुणन तो कैसे गुणा करेंगे? आई के गुणांक को आई से, जे के गुणांक को जे से और के गुणांक को के से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो आई का गुणांक यहाँ क्या है? A1। यहाँ आई का गुणांक क्या है? B1। तो A1 को B1 से गुणा करना, A1 चिन्ह सहित याद रखना है। इसका सिंबल प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही आएगा। तो आई का गुणांक क्या? A1 है, यहाँ आई का गुणांक B1 है तो A1 B1। फिर अगला चिन्ह क्या है? प्लस 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 हो गया। यहाँ जे का गुणांक कितना है? A2। यहाँ जे का गुणांक कितना है? B2। तो जे के गुणांक A2 को जे के गुणांक को B2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? A2 B2 प्लस। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो सिंबल प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस पर सिंबल गुणा करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल तो फिर कॉफिशिएंट। यहाँ के का गुणांक कितना है? इसको के लिखे हुए हैं तो के का गुणांक क्या? A3 है, B3 तो कितना आ जाएगा? A3। इस तरह से अगर हम डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल गुणा करना है, मान निकालना है, तो आई के गुणांक को आई से, जे के गुणांक को जे से और के गुणांक को के से हम क्या करते हैं? गुणा कर देंगे। तो उसको आप कैसे गुणा करेंगे? डी फाइव वैद्युत फ्लक्स डी फाइव बराबर 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये नहीं है तो मत लिखिए, डॉट प्रोडक्ट आप यहाँ क्या लिखा? 0 जे कैप 0.2 जे कैप। तो आई नहीं है तो इसको 0 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप भी लिख सकते हैं। किसी भी वैल्यू में अगर हम 0 ऐड कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0.2 जे कैप में हमने 0. आई कैप ऐड कर दिया। अब गुणा कैसे करेंगे? आई की कॉफिशिएंट को आई से, जे की कॉफिशिएंट को जे से। तो यहाँ आई का कॉफिशिएंट 5 है, यहाँ ध्यान से देखिए आई का कॉफिशिएंट 0 है। तो आई के कॉफिशिएंट 5 को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो 5 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ। यहाँ जे का गुणांक कॉफिशिएंट कितना है? यहाँ जे का कॉफिशिएंट क्लियर दिख रहा है 10 है। यहाँ जे का कॉफिशिएंट कितना दिख रहा है? 0.2 है। तो 10 को हम 0.2 से गुणा कर देंगे तो कुछ इस तरह से 0 प्लस 10 को अगर हम 0.2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यानी कि हमारा कितना वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा? 2। मात्रक पीछे बताया जा चुका है, न्यूटन मीटर डैश स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन डैश न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इस तरह से पीछे बताया गया वही मात्रक यहाँ वैद्युत फ्लक्स का आएगा। ये हमारा डी फाई है, मतलब कि उस इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की सहायता से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किया गया है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक दैट आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों से युक्त तेल की एक बूंद है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, कुछ इस तरह से मान लीजिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अब आपको पता है अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई अगर वैद्युत क्षेत्र है, किस तरह से वैद्युत क्षेत्र है? एक समान वैद्युत क्षेत्र से कहते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हर जगह सर्वत्र एक समान हो।
एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब वह क्षेत्र वह वैद्युत क्षेत्र से है जहां पर परिमाण और दिशा सर्वत्र एक जैसी हो। मतलब कहीं भी ना तो परिमाण बदलना चाहिए ना दिशा बदलनी चाहिए, तो ऐसे क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई धन चार्ज लाएं, प्लस चार्ज लाएं, तो उस प्लस चार्ज पर क्षेत्र जो है बल लगाता है किधर, क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, हम पीछे वाले लेसन में पढ़ चुके हैं, पहले लेसन में, कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई प्लस क्यू चार्ज रखा जाए तो क्षेत्र उस पर जो बल लगाता है प्लस क्यू, वो किधर लगाता है, क्षेत्र की दिशा में। प्लस क्यू पर जो बल लगाता है वो क्षेत्र की दिशा में। जबकि उसी अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम अगर माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, माइनस क्यू चार्ज, तो उस पर क्षेत्र जो बल लगाएगा क्षेत्र के विपरीत दिशा में, कुछ इस तरह से। अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू चार्ज रख दें तो उस पर जो बल क्षेत्र लगाएगा किधर लगाएगा, माइनस क्यू दिशा में। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, कुछ इस तरह से, क्योंकि हमें पता है कि वैद्युत बल रेखा हमेशा प्लस से माइनस की हो जाती है। इसका मतलब इधर हमारा प्लस 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 होगा, इधर हमारा प्लस 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 होगा, और इधर हमारा क्या होगा, माइनस 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 होगा। तभी तो वैद्युत बल रेखा प्लस से माइनस की ओर जाएंगे। अब क्लियर सी बात है, अगर प्लस और माइनस के बीच में कोई प्लस चार्ज आ जाए, अगर प्लस और माइनस के बीच में कोई प्लस चार्ज आ जाए, तो इस प्लस चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाला पोर्शन अट्रैक्ट करेगा कि माइनस वाला पोर्शन। अगर प्लस और माइनस के बीच में कोई प्लस चार्ज आ जा रहा है तो नेचुरल सी बात है माइनस वाला चार्ज प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। इसका मतलब प्लस चार्ज माइनस की ओर भागने की कोशिश करेगा। ठीक इसी प्रकार अगर प्लस माइनस के बीच में कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो किधर भागने की कोशिश करेगा, प्लस की तरफ की माइनस की तरफ। हम लोगों को पता है कि विपरीत चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। इस तरह से अगर माइनस चार्ज आ जाएगा तो उसको प्लस चार्ज अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्लस रखने पर, प्लस चार्ज रखने पर वो क्षेत्र की दिशा में गति करता है, यानी कि क्षेत्र की दिशा में उस पर बल लगता है। जबकि माइनस चार्ज रखने पर उस पर जो लगता है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में। प्लस चार्ज पर बल हमेशा क्षेत्र की दिशा में लगता है, जबकि माइनस चार्ज पर जो बल लगता है क्षेत्र की हमेशा विपरीत दिशा में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी कॉन्सेप्ट पर अगर हम कुछ इस तरह से क्षेत्र की कल्पना कर लें, कुछ इस तरह से क्षेत्र की कल्पना कर लें, तो थोड़ा सा रिलीज कर दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम कुछ इस तरह से क्षेत्र की कल्पना कर लें, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, कुछ इस तरह से, और इसमें एक तेल की बूंद है, कुछ इस तरह से मान लीजिए तेल की बूंद। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है उस पर 6 इलेक्ट्रॉनों से युक्त है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। मतलब तेल की बूंद पर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक्सेस है। ठीक है, तो अगर किसी तेल पर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा कि माइनस चार्ज आएगा। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो हमें पता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर कहीं किसी पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, -19 कूलम है। मतलब ये खुद नेगेटिव है। अगर ये कहीं पर जाएगा तो नेगेटिविटी को बढ़ाएगा। ये खुद माइनस पे है तो ये चार्ज कहीं पर जाएगा तो नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, और कहीं से अगर निकल कर आएगा तो वहाँ पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। इसका मतलब अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वहाँ पर कैसा चार्ज होगा, उसका प्रतीक कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वहाँ पर कैसा चार्ज होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है Q बराबर -6e, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की 6e देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ई की वैल्यू रख दी जाए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कितना जाएगा, 16 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 16 × 96, यानी कि 9.6 × 10⁻⁻19। इस तरह से यहाँ पर कितना चार्ज है, -9.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ पर अगर इसके पास इतना चार्ज है, किसमें, प्लस में कि माइनस में, नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। यहाँ पे आप माइनस में रख देते तो माइनस में निकल आएगा। तो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो क्षेत्र इस पर बल किधर लगाएगा, अभी पीछे बताया गया है कि अगर प्लस चार्ज है तो उस पर बल
क्षेत्र की दिशा में लगेगा, जबकि माइनस चार्ज हो तो उस पर बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इसका मतलब इस पर जो वैद्युत बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर। यानी इस नेगेटिव चार्ज पर जो क्षेत्र बल लगाएगा किधर लगाएगा, ऊपर की ओर। जैसे इस तेल की बूंद का भार किधर है, mg, नीचे की ओर है। तो भार हमेशा किधर काम करता है, नीचे की ओर। इसलिए इस तेल की बूंद का भार किधर काम करेगा, नीचे की ओर। तेल की बूंद यहाँ पर ये बूंद रखी हुई है, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम तेल की बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है बताया जा रहा है प्रश्न में। तेल की बूंद पर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर तेल की बूंद पर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इसका मतलब उस पर कैसा चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक चार्ज। तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज पर क्षेत्र जो है वो क्षेत्र की दिशा में बल ना लगाकर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाता है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर बल क्षेत्र की दिशा में लगेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इसका मतलब इस तेल की बूंद पर जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। तो क्षेत्र हमने किधर मान लिया है, मान लिया वैद्युत क्षेत्र किधर है, माना वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है। तो नेगेटिव चार्ज पर जो बल लगेगा वैद्युत बल F, उसकी दिशा किधर होगी, वैद्युत बल F की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। ठीक है, और भार तो आपको पता ही है, भार हमेशा किसी भी वस्तु का किधर काम करता है, नीचे की ओर। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न में बताया जा रहा है कि तेल की बूंद वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है। चूंकि तेल की बूंद वैद्युत क्षेत्र में लटकी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो वैद्युत बल F है और भार mg है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भार mg नीचे काम करेगा, वैद्युत बल ऊपर काम करेगा। तो लटकने का मतलब क्या है, दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में है। भार जितना नीचे काम करेगा, वैद्युत बल F ऊपर उतना ऊपर की ओर काम करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर F और mg के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता है कि E बराबर होता है F/Q0। E बराबर क्या होता है, F/Q0। तो अगर E की वैल्यू F/Q0 है तो F की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, F की वैल्यू हम ले सकते हैं EQ0। अगर E बराबर F/Q0 है तो F की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, EQ0। इसको आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर वाला भी पार्ट आप निकाल दे रहे हैं क्योंकि इसको हम न्यूमेरिकल लास्ट क्वेश्चन करा चुके हैं, तो इन दोनों को थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर F बराबर mg है और F की जगह में कितना लिखना, EQ0। तो दिस इम्प्लाई दैट कितना हो जाएगा, EQ0 इक्वल टू mg। EQ0 इक्वल टू mg। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, mg/Q0। ठीक है, यहाँ पर m क्या है, तेल की बूंद का द्रव्यमान है, g क्या है, विद्युतीय त्वरण है, और Q0 तेल की बूंद पर उपस्थित आवेश है। तो अगर इन सब की वैल्यू हम रख दें, तेल की बूंद का द्रव्यमान कितना बताया जा रहा है, 0.002 मिलीग्राम। 0.002 मिलीग्राम। मिलीग्राम का मतलब पहले हम मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे। तो 1 मिलीग्राम की वैल्यू कितने के बराबर होती है, इसको 1 मिलीग्राम बराबर, इसको आप याद कर लीजिए, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम, और 1 ग्राम बराबर किलोग्राम में बदलेंगे फिर -3 kg आ जाएगा। तो इस तरह से 1 मिलीग्राम कितने kg के बराबर हो जाएगा, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 kg। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, यही हम यहाँ यूज करेंगे डायरेक्ट 10⁻�6 kg। ठीक है, और g की वैल्यू कितनी यूज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ लिखा नहीं हुआ है। g की वैल्यू कुछ नहीं लिखा है तो हम 9.8, अगर दिया रहेगा जितना तो उतना यूज करेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया तो अपने मन से g की स्टैंडर्ड वैल्यू यानी 9.8 यूज करेंगे। 9.8 हो गया। Q0 की वैल्यू हम कितना निकालें, 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ इस तरह से 19। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ कितना डेसिमल है, 3 डेसिमल जब हटेगा तो यहाँ 3 जीरो और नेगेटिव में बढ़ जाएगा। इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻6 से -3 इसमें और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, -9।
क्यों? क्योंकि यहाँ 3 अंक के बाद डेसिमल है, ये हटेगा तो या तो नीचे 3 जीरो बढ़ाओ या तो 3 नेगेटिव पावर और बढ़ा दो, या तो 3 नीचे जीरो आप बढ़ाइए या तो 3 नेगेटिव पावर और बढ़ा दीजिए। तो 3 नेगेटिव पावर अगर 6 को 3 नेगेटिव पावर और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में 3 और ऐड करेंगे माइनस 9 हो जाएगा इंटू 9.8 अपॉन 9.6 और माइनस 19 ऊपर चला गया तो क्या हो गया? प्लस 19। इस तरह से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम और यहाँ तक चेष्टा दे रहे हैं। 98 इंटू 2 196 अपॉन 96 इंटू 19 में से एक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए प्लस 10 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए। 196 में अगर हम 96 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 2.04। आप डिवाइड करके देख लीजिए कैलकुलेटर से या इतना 2.04 10 टू द पावर इतना, और इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। इस तरह से हमारा वैद्युत क्षेत्र इतना निकल आया कि 2.04 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसके शॉर्ट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के वैद्युत क्षेत्र में 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद, 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी हुई है, स्वतंत्र पूर्वक वायु में लटकी है। जल की बूंद पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। फिर ऐसा ही क्वेश्चन है कि अगर कोई जल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है, इसका मतलब वहां पर वैद्युत क्षेत्र हमेशा किधर है? जब कभी भी कोई भी बूंद वैद्युत क्षेत्र में लटकी रहेगी तो हम हमेशा वैद्युत क्षेत्र किधर बनाएंगे? नीचे की ओर। ठीक है। अच्छा, अब उस पर ये भी ध्यान देना है कि उस पर प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इतना वैद्युत क्षेत्र है और इतने सेंटीमीटर की त्रिज्या की जल की बूंद स्वतंत्र पूर्वक वायु में लटकी है, तो जल पर आवेश की मात्रा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र नीचे बना ले रहे हैं। मान ले रहे हैं इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नीचे हो गया। तो अगर इसको हम क्या चार्ज ले रहे हैं? नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। इस पर जो वैद्युत बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी? ऊपर की ओर होगी। या अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में। और इसका भार mg किधर काम करेगा? नीचे की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र में अगर लटकी हुई है तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं? F बराबर mg। अगर कोई बूंद वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है तो हम क्या लगा सकते हैं? F बराबर mg। F यहाँ पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल है, और mg क्या हमारा भार है। और F की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अभी पीछे यूज किया गया कि E बराबर होता है F/Q0 इक्वल टू F/Q0 प्लस इक्वल टू EQ0। यहाँ F की जगह हम यूज कर ले रहे हैं EQ0 इक्वल टू mg। तो इस तरह से Q0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg/E। ठीक है, अब m की जगह हम क्या यूज करेंगे? m द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो द्रव्यमान की जगह आयतन गुणे घनत्व इंटू जी बटा ई। ठीक है, फिर आगे आयतन, क्योंकि जल की बूंद है तो जल की बूंद कैसे होती है? अमूमन जल की बूंद हमेशा गोल होती है। जल की बूंद हमेशा गोल होती है, तो गोले का आयतन, हम आयतन की जगह क्या यूज कर लेंगे? गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr3। गोले का आयतन यहाँ पर चूंकि जल की बूंद है तो जल की बूंद कैसी होगी? गोल होगी, तो गोले का आयतन वहाँ यूज कर लिया जाएगा। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr3। घनत्व, जल का घनत्व हमें पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो जल का घनत्व हम 1000 यूज कर लेंगे। जी की वैल्यू 9.8/E, ई बताया जा रहा है 500 है तो 500 यूज कर लेगा। कुछ इस तरह से ये 500 से 1000 का सीधा 3 का मतलब 1000 कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 4 पाई की वैल्यू 3.14। आर कितना बताया गया है? त्रिज्या 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर बताया जा चुका है त्रिज्या कितनी है, तो हम लिख सकते हैं आर की वैल्यू है 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। जल की बूंद की त्रिज्या, सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में नहीं हल करेंगे, इसको मीटर में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 10 टू द पावर -6 मीटर हो जाएगा।
इस प्रकार से हम यहाँ r की जगह 10 to the power -6 इंटू 10 to the power 3 जो ठीक लगा है इंटू 9.8 इंटू 2 ये कैंसिल होगा, ठीक है, अपॉन 3 तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू -6 की पावर 3 मीन्स -18 इंटू 9.6। ठीक है, इसको आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिए या हम इसको डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, कैलकुलेट करके देख लीजिए। इसकी वैल्यू आएगी 8.2 इंटू 10 to the power -17 कूलम, इतनी वैल्यू आएगी। जल की बूंद पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। ठीक है, इसको आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल से कैलकुलेट करना बहुत आसान रहता है ना, तो इसलिए हम मोबाइल से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के बाद हमारा 4-5 क्वेश्चन और रह जाएंगे कूलम्ब्स गॉस के फर्मी पर, और फिर हम इसमें जो एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है उसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसी के बाद धन्यवाद, थैंक यू, शुभ बाय।